नाज़रीन वेलकम बैक। आप कुछ बताएंगे जो क़यादत का सिलेक्शन होता है उसका क्या तरीके का, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर मतलब नॉमिनेट किया जाता है, बाकायदा इलेक्शन, ये थोड़ा सा हमें तफसील कुछ बताइएगा कि जो कराची डिवीज़न की क़यादत है उसका क्या तरीका क्या होता है उसको इलेक्ट करने का। इसको सिंध के जो सदर साहब हैं वही इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और जो है वो जो फैसला होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक एक पूरा सेटअप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मसलन हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस पर भी जो नक़ाद हैं वो काफ़ी तनकीद करते हैं। इसके अलावा रोटी कपड़ा और मकान का मशहूर आम नारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप लोगों से वाबस्ता है नारा, इस हवाले से कुछ बताइए। जो इस हवाले से भी लोगों की तनकीद है और कुछ उसको मुस्बत वो भी करार देते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इस हवाले से ये है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये सवाल आप मेरे से करने के बजाय जिनको ये पैसे मिल रहे हैं उनको कितनी सपोर्ट हो रही है। जैसे इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने CNG रिक्शे तकसीम किए हैं लोगों में, ये आप उन ख़ानदानों से पूछिए जिनको ये रकम मिल रही है, या आप उन ख़ानदानों से पूछिए जिनको CNG रिक्शा मिला है और उनको कितना बेनिफिट पहुंच रहा है। इस सवाल का जवाब आपको वो ज़रूरतमंद दे सकेगा जिसको कुछ माली फ़ायदा पहुंच रहा है। नहीं, एक आम तासुर ये भी है कि इस तरह का रक्षा देके या आटा देके या अजनास देके लोगों को बाकायदा एक भिखारी बनाने की भी तरकीब दी जाती है। जो नक्काद है उनका ये भी ख्याल है। रिक्शा चलाने वाला भिखारी नहीं बनता, रिक्शा चलाने मेहनत मजदूरी करता है। और ये जो है सपोर्ट प्रोग्राम, ये पूरा कंप्लीट घर का राशन नहीं दिया जा रहा, बल्कि कम आमदनी है जिनकी, उनको सपोर्ट की जा रही है ताकि वो अपने घर को बेहतर तौर पर चला सकें। सलीम साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि पंजाब ज़ाहिर है बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा उसके अंदर वो है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वहाँ पर असर नफूज जो है खो सकती है, वहाँ पर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो अभी कले के तौर पर देखते हैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में? पंजाब के लोग काफ़ी समझदार और होशियार लोग हैं, वो सिर्फ ट्राई ज़रूर करते हैं। इन्होंने पहले भी आजमाया है नवाज शरीफ साहब को, ऐसे नहीं कि नहीं आजमाया है, मगर उसके बाद वापस वो पीपल्स पार्टी को लेके आए हैं, वहाँ से अच्छे खासे सीटें ली हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा। और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात नहीं है जो बाहर से आई हो और उन्होंने पंजाब से सीटें ली हों। कायम अली शाह साहब का क्या रोल देखते हैं आप सिंध में? एज ए चीफ मिनिस्टर, एक बड़ा लंबा टेन्योर है उनका, तो आपके ख्याल से डिलीवर करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर साहब एक अच्छे मुंतज़िम आला हैं, बाकी खराबियाँ और अच्छाइयाँ हर इंसान में मौजूद होती हैं, मुकम्मल ज़ात तो अल्लाह की है, मगर अभी तक उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उनकी तफसीलात मेरे से ज़्यादा आपके पास मौजूद हैं। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी इनकी अच्छी खासी खिदमत हैं, रिक्शाओं की डिलीवरी में भी इनकी अच्छी खासी खिदमत हैं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी इनका अच्छा खासा रोल है। जरदारी साहब को भी कहा जाता है कि जरदारी साहब मैन ऑफ द क्राइसिस हैं, जिस तरह के भी क्राइसिस हों, जैसे भी हालात हों, वो बड़े उसको टैकल करते हैं मामलात को, बहुत बड़े पैमाने पर तनकीद भी होती है प्रेसिडेंट साहब के। तो इस हवाले से आप कुछ बताइएगा, जरदारी साहब की शख्सियत के हवाले से, जरदारी साहब की क़यादत के हवाले से, को चेयरपर्सन है, आप क्या समझते हैं जरदारी साहब की जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकजा करने के लिए, आप मुतमईन हैं उससे? देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देख लें, उसके अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतने बड़े कोलिशन पार्टनरशिप एक साथ लेके चले हैं और कामयाबी से चले हैं और पूरा टर्नओवर पूरा करने के करीब है। MQM, काफ लीग, ANP, फंक्शनल लीग और दीगर जो है सब मिला के इनको एक साथ चलाना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये हर किसी के बस का काम नहीं है और बड़ा दिल रखना पड़ता है, इसमें बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इतना दिल है इनके पास, इनमें इतनी बर्दाश्त है और वो कर रहे हैं और चला रहे हैं। अच्छा, मीडिया के रोल के हवाले से आप सलीम साहब क्या कहेंगे? मीडिया बहुत ही ओपनली टारगेट करता है पीपल्स पार्टी को, खबरें देखते हैं, मिस्किट्स देखते हैं, इस तरह की पैरोडीज देखते हैं। देखिए तो ना, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही भी कहा था, शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि हम लोग गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझे हुए हैं, हम फोकस नहीं कर रहे हैं टारगेट्स को, जैसे कि डैम्स की तामीर को हम फोकस करके उलझ नहीं रहे हैं, दबाव नहीं डालें गवर्नमेंट के ऊपर कि जल्द से जल्द उसको करें। हम थरकुल प्रोजेक्ट इतना अहम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम दबाव नहीं डाल रहे हुकूमत से, उनके ऊपर उलझ नहीं रहे इस मामले में कि वो जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करें।
शाह साहब ने कैनूप 2 शुरू करने का कहा था, उसके बाद शुरू न कर सके, किन वजूहात की बना पर शुरू न कर सके वो तो इन्हीं बात पता होगी, मगर इसके ऊपर किसी ने इशू नहीं उठाया, मीडिया ने या किसी अपोजिशन ने या किसी ने, कि भाई यह क्यों नहीं हुआ इतना अहम काम। तो जो मेन तरक्याती काम है उसके ऊपर मीडिया भी नहीं उलझता, मीडिया भी बस छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, करप्शन की बातों में उलझा रहता है, दीगर बातों में उलझा रहता है। मगर करप्शन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जेब में 100 रुपये हैं तो 50 रुपये की करप्शन हो जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारी जेब में 25 रुपये और 50 रुपये की करप्शन हो जाएगी तो हमारे को बहुत फ़र्क आ जाएगा। सही। तो आप यही समझते हैं कि हम जो ये समझते हैं कि हमें अपने वसाइल बढ़ाने चाहिए। सही। जब तक हम वसाइल नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे अहम तवज्जो ये है कि हमें अपने वसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने वसाइल बढ़ाने चाहिए। कराची पोर्ट हमारी इतनी बड़ी पोर्ट है, उससे हम अभी तक वो फ़ायदा नहीं उठा सके जो हमें उठाना चाहिए। इसको डीप सी पोर्ट में तब्दील करना चाहिए, अभी तक हम उसके वो भी नहीं कर सके। सही। तो आपका क्या ख्याल है जो नए वज़ीर आज़म साहब हैं ये सुई सुकाम को ख़त लिखेंगे नहीं लिखेंगे? देखिए फिर वही बात आ जाती है कि वक्त का ज़ाया है, ये वक्त की ज़ाया वाली बातें हैं। इस चक्कर में पड़ने के बजाय यही वक्त हम तरक्यात के ऊपर तवज्जो दें कि हमारे इनकम पाकिस्तान की किस तरह। हम 1 अरब और 2 अरब डॉलर के लिए अमेरिका से भीख मांग रहे होते हैं कि हमारा आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अगर अमेरिका ने इमदाद नहीं दी तो हमारा GDP 7.5% हो जाएगा। हम अरबों डॉलर एक एक चीज़ से कमा सकते हैं, उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। खरबों डॉलर, अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर हम ये मुल्क कमा सकता है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सलीम साहब आपका होटलिंग के शोबे से भी ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है आप बिजनेसमैन भी हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल है, बड़ी दगरगुन कैफियत है, बहुत अबतरी है, रिसेशन है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में रिसेशन आया, लेकिन पाकिस्तान वर्स्ट जो है मुतासरीन में शामिल है। डॉलर जो है आप देख रहे हैं कहाँ चला गया, सोना पाकिस्तान का रिसेशन जो है वो हमारा खुद का पैदा करता है। हमें कोई सरोकार नहीं है इंटरनेशनली क्या है क्या नहीं है। इंटरनेशनल रिसेशन है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा हुआ है। मैंने आपसे कहा था 80 करोड़ एकड़ ज़मीन हमारी फालतू पड़ी हुई है, उससे अगर हम फ़ायदा उठाते हैं, अब बेरोज़गारों में फ्री बांट देते हैं यही ज़मीन, उनको पानी मुहैया कर देते हैं तो हम दुनिया के बेहतरीन एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क बन जाते हैं। हम DC पोर्ट काम करके और वहीं पे कैनूप 2 लगा के इंडस्ट्रियल को सिक्योरिटी जोन बना के हम दे देते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वहाँ से खरबों डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कराची पोर्ट से। सलीम साहब आपने बात की इतनी बड़ी पैमाने पर ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई, फना पड़ी है, लेकिन जब कारपोरेट फार्मिंग की बात आती है कि बाहर के मुल्क से लोग आएँ, वो ज़मीन उनको पट्टे पर दे दी जाए तो एक बड़ी तहरीक शुरू हो जाती है। ये तो वही लुटाने वाली बात हो जाती है कि बाहर के लोग क्यों हैं, हमारे लोग मर गए क्या, हमारे पास बेरोज़गार लोग नहीं हैं, हम उनको वसाइल मुहैया करके हम उनमें ज़मीन नहीं बांध सकते क्या, वो नहीं वो खेती बाड़ी कर सकते हैं? नहीं उनका मौक़िफ़ ये होता है कारपोरेट फार्मिंग के, वो ज़्यादा स्किल्ड हैं, टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट है तो वो ज़्यादा जरखेज़ी ला सकते हैं। आप एग्री नहीं करते इस बात से? मैं यही चीज़ हम अपने लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड करते? हम हमारे जो सनतकार हैं वो जा रहे हैं श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और हम फॉरेनर्स को हम दावत देते हैं कि आए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। हमारे सनतकार भाग रहे हैं और हम फॉरेनर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि आए हमारे पास जो है इन्वेस्ट करें। ये तो वही बात हो जाएगी कि हम अपने लोगों को नज़रअंदाज करके गैरों को कहें कि आए हमारी ज़मीनों पे खेती बाड़ी करें। सलीम साहब भुट्टो साहब की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी, जो फलते फूलते प्राइवेट सेक्टर के इदारे थे, जाहिर है आपने देखा, आप भी एक बिजनेसमैन है, तो नेशनलाइज जो कौमियाया गया इदारों को, प्राइवेट इदारों को, आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये तासुर सही है कि उस वहीं से हमारी तनज़्ज़ुली शुरू हुई और सनती सेक्टर हमारा बैठ गया? आपकी बात सही है और ये बात मेरे अलावा भुट्टो साहब ने खुद ने भी एक्सेप्ट की कि जो ये था एक मेरी गलती थी। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जज्बात में आके उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि भाई अगर आप लोग इस तरह करोगे कि मशीनें तक आप चोरी कर जाओगे तो आप चलाओगे क्या? तो उसमें अगर हम देखें तो उस पॉलिसी को नाकाम करने वाले भी हम ही थे, जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे काम करने वाले थे वो ही थे। इन्होंने जो है वो बजाय जो फैसिलिटी दी इनको, भाई इंडस्ट्री दे दी मजदूरों को कि आप चलाओ, मालिक से लेके इन्होंने मजदूरों को, इन्होंने इसलिए नहीं दी कि एक मालिक को फ़ायदा पहुंचे, इधर हज़ारों मजदूरों को फ़ायदा पहुंचे, इन्होंने इसलिए ये इंडस्ट्री दी। मगर उस हज़ारों मजदूरों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि जड़ों को ही खोद के खा जाओ, लूट लो। तो यही हमारे पूरे निज़ाम में इसी बुनियाद पर जो हम लोग नाकाम जा रहे हैं, जो हमारी मैशत नाकाम जा रही है, तो हम जड़ को काट लेते हैं, हम ये इंतज़ार नहीं करते कि जड़ से थोड़ा फल भी आए। नाज़रीन गुफ्तगू जारी है, सलीम साहब से एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होते हैं।